ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास Z1 जो है वो 2 माइनस आयोटा, ये गिवन है, Z2 किसके इक्वल है, -2 प्लस आयोटा के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करने के बाद उसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में रखेंगे, फिर उसका रियल पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा खुद से आ जाएगा। ठीक है, इसका पहले हमें क्या करना है, Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसका रियल पार्ट निकाल लेना है। उसके बाद क्या है कि फिर हम लोग क्या, इस सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे, प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में, फिर उसका इमेजनरी पार्ट निकाल लेंगे। अच्छा हाँ बच्चों, तुम लोग को एक बात ये बताना था कि जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं क्या करूँगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, इस चैप्टर का तुम्हें PDF मिल जाएगा। ठीक है, अभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि क्या होगा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर इस चैप्टर का PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से तुम क्या कर सकते हो, बस एक क्लिक करोगे, तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप में वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें सबसे पहले Z1 क्या गिवन है, Z1 गिवन है 2 माइनस आयोटा, और Z2 क्या गिवन है, -2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट कर ले, हम लोग Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये कैलकुलेट पहले करते। तो Z1 क्या हो गया, 2 माइनस आयोटा, Z2 क्या हो गया, -2 प्लस आयोटा, अपॉन Z1 क्या हो गया, 2 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये तो 2 माइनस आयोटा होगा। यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, अपॉन इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। तो ये क्या हो गया, -2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा, ऐसा हो गया। तो Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल हुआ, माइनस को हमने ऐसे रहने दिया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो a स्क्वायर तो 4, माइनस क्या होगा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अपॉन ये क्या हो गया 2 प्लस आयोटा। तो क्या हो गया, ये माइनस, ये हो गया 4 माइनस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा। तो 4 माइनस 1 क्या होगा, एक तो माइनस ऐसे ही है, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा, अपॉन क्या हो गया 2 प्लस आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये किसके इक्वल हुआ, मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट निकालना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तभी निकालोगे ना जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हटाना होगा। तो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हटेगा, रैशनलाइज करके। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन, ये हो गया 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो ये क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रियल को रियल से, तो -3 इंटू 2 -6, एक माइनस आ गया। इमेजनरी को इमेजनरी से, यहाँ पे इमेजनरी क्या है 4, यहाँ इमेजनरी क्या है -1, तो 4 इंटू -1 -4, तो ये हो गया +4, प्लस आयोटा रखा, यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी, यहाँ रियल क्या है -3, यहाँ इमेजनरी क्या है -1, तो -3 -1 क्या हो गया 3, प्लस यहाँ से इमेजनरी और यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी है 4, यहाँ से रियल है 2, तो 4 2 ज़ा 8, ऐसे लिख लिया, अपॉन 2 स्क्वायर, ये तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। तो हमें क्या मिल गया, Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये किसके इक्वल हो गया, -6 प्लस 4 -2 प्लस 8 प्लस 3 क्या हो गया 11 आयोटा अपॉन
ये क्या हो गया 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो +1, तो ये क्या हो गया -2 + 11 आयोटा अपॉन 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2/5 प्लस आयोटा इंटू 11/5। अब ये बच्चों आ गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। अब ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में आ गया, तो इसका रियल पार्ट हमें क्या मिल रहा है z1 इंटू z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ z1। ये किसके इक्वल मिल रहा है -2/5 प्लस आयोटा इंटू 11/5, यही मिला ना। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका रियल पार्ट निकालो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इंटू z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1, इसका रियल पार्ट क्या हो गया -2/5, तो हो गया -2/5, यही हो गया ना। तो हो गया, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमें चाहिए इमेजनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट। अगर तुम्हें याद होगा तो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा है, आइडेंटिटी कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ा है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि z1 इंटू जेड1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ z1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। z1 क्या दे रखा है हमारे पास, z1 हमारे पास दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे तो कोई z2 वाला तो कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ z1 काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकाल ले 1/z1 इंटू z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z1 के मॉड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/z1 का मॉड क्या होगा रूट अंडर रियल, तो रियल स्क्वायर तो 2 स्क्वायर प्लस इमेजनरी क्या -1, तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर इज 4 और ये +1, इसका हमें होल स्क्वायर, सॉरी दिस इज मॉड, ये है ना मॉड, ये है ना मॉड z, तभी तो लिखेंगे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/ ये क्या हो गया √5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमें 1/5, क्या मिल गया हमें 1/5। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट क्या मिल गया 1/5। अब ये क्या हमारा कैसा है, ये तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इमेजनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट की बात करूं तो वो हो गया 0, बिकॉज 1 ये जो लिखा है ना 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये लिखा है 1/5, इसको लिख सकते हो ना 0 इंटू आयोटा, तो यही तो हमारा इमेजनरी पार्ट है, तो इमेजनरी पार्ट 0। ये क्या बोल रहा है इमेजनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट निकालो, तो हो गया 0। एक तो ऐसे हो गया। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी मान लो सपोज डेट नहीं याद थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लो ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर सपोज डेट ये प्रॉपर्टी तुम्हें स्ट्राइक नहीं करे तो तुम क्या करो, बस वही काम 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये पहले निकालो। z1 क्या हमारे पास 2 माइनस आयोटा, z1 2 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा ये तो हो गया 2 माइनस आयोटा, ये क्या हो गया 2 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया 1/4 आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, ये खुद से आ गया 1/5, देख लो आ गया 1/5, ये आ गया ना 1/5। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हमें मिला 1/5, तो इसका इमेजनरी ऑफ क्या हो जाएगा 1/z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0, यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1+2 आयोटा अपॉन 1-3 आयोटा। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मॉडुलस आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। या कुछ भी करो तुम, सबसे पहले अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मीन्स a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं है, तो तुम क्या करो, उसे सबसे पहले a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रखो। तो ये क्या हो जाएगा, 1+2 आयोटा, और ये क्या हमारे पास 1-3 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर दो, 1+3 आयोटा अपॉन 1+3 आयोटा, ऐसे कर दिया। अब इसको क्या होगा, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से किया तो -6, प्लस आयोटा, यहाँ से रियल यहाँ से इमेजनरी तो 1 × 3 3, प्लस यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल तो 2 अपॉन 1² माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमें z क्या मिल गया, 1 - 6 इज -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, सॉरी -9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 ही हो जाएगा, +1 तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा अपॉन 10। तो ये क्या हो, 5 2 ज़ा 10, तो क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा अपॉन 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, आर्गूमेंट भी निकालना है, तो आर्गूमेंट निकालने के फिर दो मेथड है, एक तो एनसीईआरटी का मेथड, चलो मैं दोनों से कर देता हूँ, क्या जा रहा है। तो हमारे पास z हमें क्या मिल गया फाइनल, -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। अब ये क्या हो गया हमारा, a प्लस आयोटा b के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो a क्या है हमारा, जो कि रियल पार्ट ऑफ z है, वो क्या हमारा -1/2, और b क्या है जो कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z है, वो क्या हमारा 1/2। अब जो रियल ऑफ z है वो हमारा क्या, <0, एंड इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा, इमेजनरी ऑफ z है हमारा 1/2 > 0। तो रियल z हमारा निगेटिव है और इमेजनरी z पॉजिटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारा जो z होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो मॉड ऑफ z कैसे निकालते हैं, √अंडर रियल z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो √अंडर रियल z क्या हमारे पास -1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी z क्या हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, -1/2 1/4 प्लस 1/4, क्वार्टर प्लस क्वार्टर हाफ होता है, तो ये क्या होगा, √अंडर 1/2, तो क्या हो गया 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/√2। एक तो आंसर आ गया। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आंसर आ गई हमारी। एक तो ये आंसर हो गया, एक तो बोल रहा मॉडुलस निकालो, दूसरा क्या बोल रहा आर्गूमेंट निकालो। तो मॉडुलस तो हमने निकाल दिया, अब आर्गूमेंट पे आते हैं। आर्गूमेंट निकालने के दो मेथड बता रखे हैं, मेथड कुछ नहीं, एक ही चीज़ है। तो सबसे क्या पहले क्या करेंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, बी द acute angle, then we have tan of alpha क्या बोला है, mod of imaginary z upon real z। imaginary z क्या है, imaginary जो z है वो है हमारा, imaginary z देख लो बच्चों क्या है 1/2, और रियल z क्या है हमारा -1/2। ये कैंसिल होके क्या हो गया, मॉड ऑफ -1 जो कि हो गया 1, इसको हम क्या बोलेंगे, tan ऑफ π/4। अब हमें क्या मिल रहा है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/4, तो अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, π/4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमारा आर्गूमेंट नहीं हुआ, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, ये होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बट
z lies in second quadrant. Then आर्गुमेंट ऑफ z जो कि होता है थीटा, ये किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 4। एक ये हो गया हमारा आंसर, यही तो बोला आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए, तो एक हमारा आंसर क्या हो गया 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हमने आर्गुमेंट निकाल रखा है, मॉड निकाल रखा है, तो हम पोलर फॉर्म में भी रख सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या होगा z का, ये होगा ना मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z क्या है हमारे पास 1/√2, यही होगा, आई होप 1/√2 है। और ये क्या होगा कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, ये क्या हो गया 3 पाई बाई 4। ये आंसर नहीं है, आंसर तो ये आ गया, एक तो आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर क्या हो गया, मॉड और आर्गुमेंट बोला है ना, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड हमने निकाल दिया, आर्गुमेंट निकाल दिया। और जब मॉड और आर्गुमेंट निकल जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, मेथड 2, हमारा z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, 1+2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज करके क्या लिखा है, इसको हमने रैशनलाइज करके लिखा है, कहाँ गया, -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो रियल ऑफ z क्या हमारा -1/2 और इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा 1/2। इसका मतलब क्या है, a लेस देन 0 एंड अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा भी अज्यूम किया है तो a हमारा लेस देन 0 एंड b हमारा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो एनसीईआरटी ऐसे सॉल्व करते हैं ना इसको। 129 यहाँ पे क्या लिखता है वो, रियल z इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड इमेजनरी z किसके इक्वल करता है, r sin थीटा के। रियल z क्या है हमारा, अगर हम रियल z की बात करें तो रियल z हमारा है -1/2, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, -1/2 किसके इक्वल हो गया, r cos थीटा के, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। एंड 1/2 इमेजनरी z 1/2 ये किसके इक्वल हो गया, r sin थीटा के, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1² प्लस 2²। तो स्क्वायर करके ऐड कैसे करेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो r² साइन स्क्वायर थीटा, r² ले लिया कॉमन तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हो गया। ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 यहाँ इज इक्वल्स टू r², इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो r² का वैल्यू क्या हो गया 1/2, तो यहाँ से हमें r क्या मिल गया 1/√2। एक तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्या है, इस r के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में, तो अब ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर यहाँ पे r का वैल्यू हमने रखा 1/√2 तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉस थीटा, एक तो ये इक्वेशन मिला और यहाँ मिला 1/2, इस r की जगह अगर हमने 1/√2 रखा तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा में क्या मिला, कॉस थीटा में मिला -√2/2 और साइन थीटा क्या मिला हमें 2/√2।
ऐसे हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि √2 से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और ये साइन थीटा, इसको भी √2 से, सॉरी दिस इज √2/2, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, ये 2 कैंसिल होके कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, देख लो ये √2 ये √2 2 हो गया, इसके साथ कैंसिल होके 1/√2, ठीक है। तो हमें फाइनली कॉस थीटा क्या मिला, कॉस थीटा -1/√2 एंड साइन थीटा क्या मिला हमें 1/√2, ऐसे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें पता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल थीटा चाहिए जिस पर कॉस फंक्शन का वैल्यू -1/√2 हो जाए और साइन फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बच्चों को वो थीटा खोजने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारा जो फंक्शन है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें एक ऐसा थीटा चाहिए जहाँ पे कॉस ऑफ थीटा -1/√2 हो जाए और साइन ऑफ थीटा क्या हो जाए, 1/√2 हो जाए, ठीक है। और जो थीटा का वैल्यू आएगा ना वही आर्गूमेंट हो जाएगा, बिकॉज जब भी हम थीटा निकालेंगे तो जो भी थीटा निकालेंगे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो हमारा कैसे होगा, ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, जो आर्गुमेंट लेते हैं, आर्गुमेंट के लिए जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, जिसको हमें थोड़ा बहुत मैनुपुलेट करना पड़ता है। यहाँ तो हमें पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल मैं कैसे खोजूंगा इसको ध्यान से देखो। कॉस थीटा को मैंने, ये क्या माइनस, इसको लिखा 1/√2, इस माइनस को भूल गए, इस 1/√2 को देखा, तो 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा एंगल खोजेंगे जिस पर कॉस फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए, तो वो क्या है, कॉस π/4 है, ये तो हमें पता है। अब हमें किस क्वाड्रेंट में आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा π/4। अब देख लो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये एंगल पाई का मतलब 180 में से अगर तुम 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड ही क्वाड्रेंट में तो आओगे। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एंगल पहुंच गया, वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, तो हो गया, काम बन गया। तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 3π/4, यहीं से एंगल आ गया, हमें पता चल गया। ये कॉस थीटा क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा मिल गया यहाँ पे हमें कॉस ऑफ 3π/4, और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली, थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। यही हमारा क्या हो गया, आर्गूमेंट हो गया। हमें साइन थीटा खोजने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं फिर साइन थीटा से भी करके दिखा दे रहा हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो माइनस देख के डर जाए, वो साइन थीटा के साइड से वो थीटा निकालने की कोशिश करें, तो उसके लिए मैं साइन थीटा कॉस थीटा दोनों से करके दिखा रहा हूँ कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुँचाओगे। यहाँ पे साइन थीटा क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 1/√2, 1/√2, इसका मतलब एक ऐसा एंगल खोजो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और जिस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 1/√2 हो जाए। तो क्या कौन सा एंगल है, π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/4। और फिर हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस π/4। तो ऐसा करने से ये हमारा एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। साइन क्या हो गया हमारा 3π/4। अब तुम देखो साइन 3π/4 और साइन थीटा इक्वल है, तो यहां से थीटा क्या हो गया, यहां से भी 3π/4। अब ये जो थीटा आ रहा है ना, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा थीटा 3π/4, तो हमें पता है ना,
हमें पता है कि फिर हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा हम लोग क्या लेते हैं, थीटा हम लोग जो हमारा थीटा ये तो पॉजिटिव है ना थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, अगर निगेटिव होता तब तो क्लॉकवाइज घूमता। हम जो मेज़र करते हैं एंगल, वो जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हम जो एंगल मेज़र करते हैं वो कहाँ से मेज़र करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं, और ये एंगल है पॉजिटिव, तो इसका मतलब 3π/4 से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। 3π/4 क्या हमारा 180 - 45 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, बिकॉज एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम लोग कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो कोई बात नहीं, तो हमारा आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड यही हो गया थीटा 3π/4, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा जो हो गया ये आंसर हो गया। एक तो आंसर क्या हो गया, मॉड जेड यहाँ पे हमने निकाल लिया, एक यहाँ पे हमने आर का वैल्यू निकाल लिया, आर किसके इक्वल है, मॉड जेड के इक्वल, एक ये आंसर हो गया। अब जब आर और थीटा निकल गया तो पोलर फॉर्म भी लिख लो, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड का पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, ये क्या होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड जेड किसके इक्वल है, मॉड ऑफ जेड हमारा क्या मिल रहा है यार, मॉड ऑफ जेड मिल रहा हमें 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या डालेंगे 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये पोलर फॉर्म बोला नहीं है निकालने के लिए, मैंने ऐसे ही निकाल दिया, ये पोलर फॉर्म में हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई का हमें रियल वैल्यू निकालना है। इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। इसका क्या मतलब है कि अगर तुमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बोला और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 बोला, मान लो इसको हमने बोल दिया Z1, इसको हमने बोला Z2, तो क्या बोल रहा है कि जो Z1 है ना वो कॉन्जुगेट है किसका, Z2 का। समझ में आ रही बात, ये बोल रहा है ना फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इफ दिस Z1 इज द कंजुगेट ऑफ Z2। इसका मतलब क्या है कि Z2 का अगर तुम कंजुगेट लेते हो, मतलब -6 - 24 आयोटा, इसका अगर तुम कंजुगेट लेते हो तो तुम्हें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यही बोल रहा है कि रियल नंबर निकालो एक्स एंड वाई इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कंजुगेट ऑफ दिस। इसका कंजुगेट Z2 का कंजुगेट Z1 है। ठीक है, Z1 का कंजुगेट Z2 नहीं है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, ये बोल रहा है कि इफ दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस, इसका मतलब अगर तुम Z2 का कंजुगेट लेते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा Z1, ये समझना है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, -6 - 24 आयोटा, इसका अगर मैंने कॉन्जुगेट लिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा। इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, यहाँ रियल क्या है x, इमेजनरी क्या है -y, यहाँ रियल क्या है 3, इमेजनरी क्या है 5, तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा -5y, तो ये हो गया +5y, फिर लिखा आयोटा, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से रियल यहाँ से इमेजनरी, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ से इमेजनरी यहाँ से रियल, तो -3y, तो यहाँ ये प्लस की जगह हो जाएगा ये -3y। ठीक है, तो हमें क्या मिला, इसका कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, इमेजनरी का साइन चेंज कर दोगे, तो -6 ये क्या हो जाएगा +24 आयोटा, ये किसके इक्वल हो गया 3x + 5y प्लस आयोटा 5x - 3y। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ना कि माइनस कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो जाके इनिशियल लेक्चर देखो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कई बार बता रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते। अब जरा तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है,
राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। इसका क्या मतलब होगा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। यहाँ से रियल पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ लिखा है। यहाँ रियल पार्ट क्या है -6, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 24। तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई पता चला, यहाँ से इसका रियल पार्ट क्या है 3x + 5y, ये किसके इक्वल होगा -6 के इक्वल होगा। एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 5x - 3y और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 24 इक्वल हो गया। अब ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया ना। 10th क्लास में हमने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे। इसके कई सारे मेथड थे, एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या होगा, ये इसको हमने लिखा 3x + 5y, ये -6 इधर आके हो गया +6 = 0 और ये इक्वेशन क्या बना 5x - 3y -24 = 0। अब यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना 3x + 5y +6 = 0, ऐसे लिख लिया। नीचे लिख लिया हमने 5x - 3y -24 = 0। 10th क्लास से आप जानते होगे। उसके बाद क्या करते हैं x लिखते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x लिखा, यहाँ से x को हाइड कर दिया, ये y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 24 × 5 -120, तो ये हो गया -120। फिर एक माइनस लिखा, उसके बाद क्या किया ऐसे, पहले ऐसे क्रॉस करेंगे फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 कांस्टेंट टर्म और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × -3 क्या होगा -18, तो ये ऑलरेडी माइनस है +18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद y नहीं -y लिखते हैं। उसके बाद इसको हट ऐसे हमने क्या कर लिया हाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे क्रॉस करेंगे 3 × -24, तो 3 × -24 क्या हो जाएगा -72, एक माइनस बीच में। उसके बाद फिर ऐसे क्रॉस, अभी ऐसे कर लिया फिर ऐसे करेंगे, तो यहाँ 5 यहाँ 6, तो 5 × 6 = 30, तो ये हो गया 30। उसके बाद 1, जब 1 लिखते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -3 क्या होगा -9, फिर माइनस ये क्या होगा 5 × 5 ऐसे करेंगे तो 25, तो -25। ठीक है, ये तो आता होगा यार, ये तो 10th क्लास से तुम्हें आता होगा। तो यहाँ पे x अपॉन -120 + 18 क्या हो गया हमारा -102, ये क्या हो गया -y अपॉन ये क्या हो जाएगा -102 = 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा -34। एक बार इसको हमने ए इक्वेशन मान लिया, इसको बी इक्वेशन मान लिया, इसको सी इक्वेशन मान लिया। ए और सी को एक बार इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी और सी को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम, देखो इसके बाद ये लिखा है, चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, कंफ्यूज कर जाओगे। 131 132, अब क्या लिखेंगे फ्रॉम ए एंड सी, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी से। ए क्या हमारा x अपॉन -102, सी क्या हमारा 1 अपॉन -34, तो यहाँ से हमें क्या होगा x की वैल्यू क्या मिली -102 अपॉन -34, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 102 अपॉन 34 2 से कैंसिल किया तो 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 से किया तो 17 और 17 3 ज़ा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया x = 3। एक तो आंसर आ गया हमारा x का वैल्यू 3, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फ्रॉम बी एंड सी, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से क्या होगा -y अपॉन -102, ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन -34 के, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y अपॉन 102 = माइनस, इस माइनस को ऊपर ले लिया हमने 34, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया y = -102 अपॉन 34, तो ये क्या हो गया -3, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई -3।
एक ये आंसर हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -3, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर कर लिया 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं हम लोग नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।